मुगलिया सल्तनत का विशाल दरबार आज हर रोज से कुछ अधिक शांत और गंभीर था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनकी निगाहें दो महत्वपूर्ण दरबारी बीरबल और मुल्ला दो प्याजा पर टिकी थी। मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी विद्वता और थोड़ी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे, आज आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमत्ता अतुलनीय है, ये बात मैं मानता हूं, किंतु मैं उन्हें एक ऐसी मांग की चुनौती देता हूं जिसे पूरा करना नामुमकिन है। ये चुनौती सिद्ध कर देगी कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। बीरबल ने ये चुनौती सुनी और उनके चेहरे पर शांत मुस्कान आ गई। उन्हें पता था कि मुल्ला दो प्याजा उन्हें सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अकबर ने उत्सुकता से मुल्ला की ओर देखा। मुल्ला दो प्याजा, तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो बीरबल की बुद्धिमत्ता पर सीधा वार है। मुल्ला ने जोर देकर कहा, हुजूर, अगर बीरबल मेरी इस अजीबोगरीब मांग को पूरा कर दे तो मैं दरबार छोड़ दूंगा। बीरबल ने तुरंत बीच में हस्तक्षेप किया, जहांपनाह, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। मुल्ला, अपनी मांग पेश करो। अब मुल्ला दो प्याजा ने एक गहरी सांस ली और अपनी रहस्यमय मांग रखी, जिसने पूरे दरबार को हक्का बक्का कर दिया। मुल्ला दो प्याजा ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ दरबार की ओर देखा। हुजूर, उसने शांत लेकिन जोरदार आवाज में कहा, मेरी मांग यह है कि बीरबल कल सूर्यास्त से पहले मुझे अतीत का सबसे खुशबूदार सपना और भविष्य का सबसे कड़वा सच एक ही बर्तन में घोलकर पेश करेंगे। और हाँ, वो बर्तन मिट्टी का नहीं बल्कि बादलों का बना होना चाहिए। ये सुनकर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे। ये कैसी असंभव पहेली थी। बादशाह अकबर भी अचंभित रह गए। उन्होंने क्रोध से मुल्ला की ओर देखा। ये कैसी बचकानी मांग है मुल्ला? न तो सपने की खुशबू होती है, न सच को घोला जा सकता है, और न ही बादलों का कोई बर्तन बनता है। मुल्ला दो प्याजा ने जरा भी न घबराते हुए कहा, अगर बीरबल वाकई महान है तो वे असंभव को संभव कर दिखाएंगे, नहीं तो उनकी बुद्धिमत्ता सिर्फ कहानियां ही बनकर रह जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मुल्ला की आंखों में देखा। मुल्ला, तुम्हारा सपना तुम्हें अवश्य मिलेगा, मुझे स्वीकार है। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन यह साफ था कि इस बार चुनौती वाकई कठिन थी। बादशाह अकबर की भौहें चढ़ गई। उन्होंने बीरबल को किनारे बुलाकर फुसफुसाया, ये कैसा जोखिम लिया? बीरबल, मुल्ला की मांग पूरी करना तो देवताओं के लिए भी कठिन है। क्या तुम मेरी इज्जत दांव पर लगा रहे हो? बीरबल ने निश्चिंत होकर कहा, जहांपनाह, मुल्ला ने सपने की खुशबू मांगी है तो मैं उसे खुशबू ही दूंगा। बस मुझे 3 दिन का समय चाहिए ताकि मैं इन 3 पेचीदा सवालों के लिए सही जवाब के बर्तन तैयार कर सकूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा विजय के भाव से मुस्कुरा रहा था, मानो जीत उसकी मुट्ठी में हो। 3 दिन काफी है बीरबल, पर याद रहे, इस बार कोई चतुराई नहीं, सिर्फ प्रमाण। बीरबल ने सिर झुकाकर अनुमति ली और उसी क्षण दरबार से बाहर निकल गए। अगले 2 दिन तक बीरबल ने न तो किसी दरबारी से मुलाकात की और नहीं उन्होंने कोई और काम किया। वो सिर्फ अपने घर की छत पर बैठा गहन चिंतन में लीन रहा। वो जानता था कि इस चुनौती को सिर्फ बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि रचनात्मकता और हास्य से ही जीता जा सकता है। तीसरे दिन बीरबल एक खास तैयारी के साथ दरबार में लौटे। तीसरे दिन जब बीरबल ने शाही दरबार में प्रवेश किया तो सभी की आंखें उन पर टिक गई। वो अकेला नहीं था, उसके पीछे 2 मजदूर थे, जिनमें से एक के सिर पर एक बड़ा ढका हुआ टोकरीनुमा बर्तन था और दूसरे के हाथ में एक अजीबोगरीब आकार का मिट्टी का घड़ा। मुल्ला दो प्याजा, जो एक किनारे गर्व से बैठा था, तुरंत ताना कसने लगा, वाह बीरबल, क्या प्रमाण की जगह आपने शाही रसोई के लिए नाश्ता जुटाया है, या ये किसी गधे की बुद्धिमानी है जो आप पेश करने जा रहे हैं?
बीरबल ने मुल्ला की उपेक्षा करते हुए बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया। जहां पनाह, प्रमाण हाजिर है, लेकिन प्रमाण देखने के लिए आपको स्वयं एक छोटा सा नाटक करना होगा। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। नाटक? बीरबल, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। प्रमाण कहाँ है, टोकरी में या इस घड़े में? बीरबल मुस्कुराए। दोनों में, बादशाह सलामत। लेकिन सबसे पहले मुझे मुल्ला जी से एक छोटा सा सवाल पूछने की अनुमति दी जाए। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए कहा, ठीक है बीरबल, पूछो, लेकिन याद रहे यह प्रश्न हमारे नाश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। मुल्ला दो प्याजा तुरंत इतराने लगा, मानो बीरबल ने हार मान ली हो और अब वो केवल समय बर्बाद कर रहा है। बीरबल मुल्ला की ओर मुड़े। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। मुल्ला जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आपको किसी की बुद्धिमानी का पता लगाना हो तो आप उसकी बोली पर भरोसा करेंगे या उसकी चुप्पी पर? आपके हिसाब से समझदारी आवाज में है या गहरे अवलोकन में? मुल्ला दो प्याजा ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए उपहास किया। ये क्या बचकाना सवाल है? बीरबल, तुम अपनी मूर्खता सिद्ध कर रहे हो। जो बोलता है, तर्क करता है, वही बुद्धिमान होता है। निर्जीव वस्तु या गूंगे की चुप्पी को बुद्धि कौन कहेगा? प्रमाण लाओ या स्वीकार करो कि तुम असफल हो गए। यहीं पर आप चूक गए मुल्ला जी, बीरबल ने कहा और तेजी से टोकरी की ओर बढ़े। जहां पनाह, मैं दिखाता हूं कि चुप्पी और अवलोकन किस तरह बोलती आवाज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बीरबल ने टोकरी उठाकर दरबार के बीचों बीच रख दिया। वो साधारण घासफूस की बुनी हुई थी, जिसका मतलब था कि अंदर रखी चीजें बाहर से दिखाई नहीं दे सकती थी। जहां पनाह, मैं आपको एक चुनौती देता हूं और मुल्ला जी, आपको अपनी वाक्पटुता का उपयोग तब तक नहीं करना है जब तक मैं आपको आज्ञा न दूं। यह सुनकर मुल्ला का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, पर वो चुप रहे। बीरबल ने टोकरी का ढक्कन हटाया। अंदर मिट्टी के 3 छोटे, बिल्कुल एक जैसे घड़े रखे थे। वे बाहर से देखने में साफ, सूखे और खाली दिख रहे थे। ये गूंगे हैं, पर ये तीनों अपनी कहानी कहते हैं। मुल्ला जी, बीरबल ने चुनौती दी, आपको केवल अवलोकन देखकर और चुप्पी साध कर बताना है कि इन तीनों में से कौन सा घड़ा सबसे अधिक भरा हुआ है, कौन सा कम और कौन सा बिल्कुल खाली है। छूने की सख्त मनाही है। मुल्ला दो प्याजा ने घड़ों को घूर कर देखा। ऊपर से वे तीनों खाली और समान दिख रहे थे। ये तो बीरबल की नई चाल थी। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और टोकरी के पास झुक गए। उन्होंने हर घड़े की बाहरी मिट्टी को ध्यान से देखा। ऊपर से वे तीनों साफ थे, मानो अभी अभी भट्टी से निकले हों। यह स्पष्ट था कि बीरबल ने इनमें कुछ न कुछ भरा था। मुल्ला जी जानते थे कि बीरबल की पहेलियां इतनी सीधी नहीं होती। वे टोकरी के चारों ओर घूमते रहे और अंततः उनकी नजर घड़ों के आधार, बेस पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पहले घड़े की निचली सतह पर धूल का कोई निशान नहीं था और मिट्टी का रंग बाकी दोनों से हल्का सा गहरा और चिकना दिख रहा था। ये नमी का संकेत था। मुल्ला जी ने तुरंत अनुमान लगाया कि ये घड़ा सबसे अधिक भरा हुआ है। दूसरा घड़ा पूरी तरह से सूखा और बेजान लग रहा था। उसकी मिट्टी में कोई चमक नहीं थी। इसे देखकर उन्होंने घोषित किया कि यह पूरी तरह खाली है। अब बारी थी तीसरे घड़े की, जो पहले और दूसरे के बीच की स्थिति में था। उसकी बाहरी सतह सूखी थी, लेकिन उसे पकड़ने वाली टोकरी की घास पर तेल के अत्यंत हल्के धब्बे थे। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी उंगलियों से उन अत्यंत हल्के, लगभग अदृश्य धब्बों को छुआ। उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि तेल चूंकि ऊपर तैरता है, इसलिए ये धब्बे तभी बने होंगे जब घड़ा पहले भरा हुआ होगा। जहां पनाह, मुल्ला ने विजेता की तरह सिर झुकाते हुए घोषणा की, तीसरा घड़ा न तो पूरी तरह से भरा है और न ही पूरी तरह खाली। ये तेल से लगभग आधा भरा हुआ है, जो दर्शाता है कि इसमें से अधिकांश भाग खाली कर दिया गया है।
बादशाह अकबर मुल्ला दो प्याजा के इस सटीक अवलोकन से स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत मुल्ला को सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया। इस प्रशंसा से मुल्ला दो प्याजा का अहंकार बढ़ गया। उन्होंने गर्व से बीरबल की ओर देखा, जो शांत खड़े थे। बीरबल जी, मुल्ला ने तंज कसते हुए कहा, मैंने तो घड़े का पता लगा लिया। अब मैं आपसे एक ऐसी चीज का पता लगाने के लिए कहता हूं जो दिखाई नहीं देती। क्या आप ये बताने की हिम्मत रखते हैं कि बादशाह अकबर के मन में इस समय क्या चल रहा है? ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका उत्तर देना असंभव था। बीरबल ने मुल्ला की आंखों में झांका और एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ बादशाह की ओर मुड़े। जहां पना, मैं मुल्ला दो प्याजा की चुनौती सहर्ष स्वीकार करता हूं। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। मुल्ला दो प्याजा की खुशी देखते ही बन रही थी। लेकिन जहां पना बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मन की था लेना घड़ा खोजने जैसा सरल कार्य नहीं। ये एक अदृश्य अमूल्य खजाना है। इस खजाने को बाहर निकालने के लिए मुझे मुल्ला जी से केवल एक छोटी सी मदद चाहिए। अकबर ने रुचि से पूछा, कैसी मदद? हुजूर, बीरबल ने कहा, आपके विचार इस समय क्या है? ये बताने से पहले मुल्ला दो प्याजा को ये बताना होगा कि जब मैंने आपकी चुनौती स्वीकार की तो मुल्ला जी के मन में मेरे लिए पहला विचार क्या आया। अगर मुल्ला जी अपने मन की बात बता पाए तो मैं बिना किसी देरी के आपके मन की बात बता दूंगा, अन्यथा ये चुनौती अपूर्ण मानी जाएगी। ये सुनकर मुल्ला दो प्याजा का अहंकार पल भर में काफूर हो गया। वो स्तब्ध रह गया। मुल्ला दो प्याजा के होंठ सूख गए। भरे दरबार में वह अपने अहंकार भरी पहली सोच को कैसे स्वीकार करता? वो सोच रहा था कि अगर उसने सच कहा कि उसने बीरबल को मूर्ख समझा था तो शहंशाह की नजरों में उसका सम्मान गिर जाएगा। ये नटकीय चुप्पी देखकर बादशाह अकबर अपनी हंसी रोक न पाए। क्या हुआ मुल्ला जी? क्या आपके मन के विचारों को जानना इतना कठिन है? बीरबल ने तो आपको केवल अपने ही विचार बताने को कहा है। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत खुद को संभाला। उसने बनावटी विनम्रता का मुखौटा पहना और कहा, हुजूर, मेरे मन में बीरबल के लिए केवल स्नेह और प्रशंसा का भाव था। मैंने सोचा था कि वाह, बीरबल जैसा सच्चा और निडर दरबारी इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे मन में तो यही विचार आया कि यदि कोई ये चुनौती पूरी कर सकता है तो वो बीरबल ही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मुल्ला की ओर देखा। तो क्या मुल्ला जी शपथ लेकर कह सकते हैं कि उनका यही एकमात्र विचार था? बीरबल की आंखें जैसे सीधे मुल्ला के झूठ को भेद रही थी। मुल्ला दो प्याजा थोड़ा सक्काया। धर्म की शपथ लेना और बादशाह के सामने झूठ बोलना, ये उसके लिए भी जोखिम भरा था। उसने तुरंत विषय बदलने का प्रयास किया। बीरबल जी, मुल्ला ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, बात मेरे विचारों की नहीं बल्कि उस चुनौती की है जो आपके सामने रखी गई है। क्या आप अब अपनी वाक्पटुता का इस्तेमाल करके उस कठिन कार्य से भागना चाहते हैं जिसे आपने स्वीकार करने का दावा किया था? बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी की। भागना तो दूर, मुल्ला जी, मैं तो उस चुनौती को स्वीकार करता हूं, भले ही उसका स्रोत कितना भी विषैला क्यों न हो। मैं ये भी जानता हूं कि जब नीयत साफ ना हो तो परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। तभी बादशाह अकबर ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने माथे पर हाथ फेरा। बस, बहुत हो गया ये शाब्दिक युद्ध। बीरबल, बताओ, चुनौती क्या है और क्या तुम उसे स्वीकार करते हो? बीरबल ने आदर से सिर झुकाया। जहांपना, मुल्ला जी ने मुझे चुनौती दी है कि मैं राज्य में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाऊं जो पिछले 7 दिनों से सोया ना हो और फिर भी वो पूरी तरह से स्वस्थ और होश में हो। अकबर ने हैरानी से मुल्ला की ओर देखा। ये कैसी चुनौती है मुल्ला? ये तो असंभव है। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत आगे बढ़कर कमान संभाली। उन्होंने अपनी लंबी मूंछों पर ताव दिया और व्यंग्य से कहा, जहांपना, ये चुनौती असंभव केवल उनके लिए है जिनकी बुद्धि की सीमाएं हैं। अगर बीरबल वास्तव में इतने चतुर है जैसा कि राज्य मानता है
तो उन्हें किसी भी समस्या का हल निकालना आना चाहिए। यदि वह ये मामूली सा काम भी नहीं कर सकते तो उन्हें अपनी पदवी छोड़ देनी चाहिए। बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मुल्ला जी, आपकी नीयत साफ नहीं है, पर मैं आपकी चुनौती सहर्ष स्वीकार करता हूं। मैं कल सुबह तक वो व्यक्ति ढूंढ लाऊंगा, लेकिन यदि मैं सफल हुआ तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि ये चुनौती सिर्फ मेरी बुद्धि को कम आंकने का एक प्रयास था। अकबर ने तालियां बजाई। शाबाश बीरबल, ये रहा असली मुकाबला। तुम्हें ये व्यक्ति ढूंढने के लिए सिर्फ आज रात का समय मिलता है। जाओ और ये साबित करो कि तुम सच में ही बीरबल हो। बीरबल ने झुककर आदर किया और तुरंत महल से विदा ले ली। अब उन्हें पूरी रात जागकर मुल्ला की इस कठिन पहेली का हल खोजना था। महल के बाहर कदम रखते ही बीरबल के चेहरे पर एक गहरी सोच छा गई। उन्हें क्षण भर भी नहीं लगा ये समझने में कि ये पहेली सम्राट अकबर की नहीं, बल्कि मुल्ला दो प्याजा की शातिर दिमाग की उपज है। मुल्ला हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का मौका तलाशते थे। वो व्यक्ति कौन है जिसका होना और न होना एक समान है? बीरबल ने मन में प्रश्न दोहराया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था। ये व्यक्ति किसी आदत, किसी दोष या किसी विरोधाभासी सत्य का प्रतीक था। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना बनाई। इस पहेली का हल तर्क से नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक चाल से निकलेगा। उन्होंने अपनी शाही पोशाक बदली और एक सामान्य व्यापारी का वेश धारण कर लिया। वेश बदलकर वो सीधे शहर के सबसे व्यस्त लेकिन सबसे रहस्यमय हिस्से पुरानी सराय के बाजार की ओर निकल पड़े। उनका लक्ष्य उस अज्ञात व्यक्ति को ढूंढना नहीं था, बल्कि एक ऐसा जाल बिछाना था जिसमें चुनौती देने वाला मुल्ला दो प्याजा खुद ही अनजाने में फंस जाए और अपना भेद खोल दे। बीरबल जानते थे कि मुल्ला की उत्सुकता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बीरबल अब एक धनी लेकिन बेचैन सौदागर के वेश में पुरानी सराय के ठीक बीचों बीच एक व्यस्त चाय की दुकान पर बैठ गए। उन्होंने अपने सामने एक साधारण, पुराना लेकिन कसकर ताला लगा हुआ लकड़ी का संदूक रखा। वो जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में अपने आप से बात करने लगे कि आसपास के कुछ लोग उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सके। ये संदूक मामूली दिखता है, वो बुदबुदाए, पर इसके भीतर वो शाही पहेली का गोपनीय समाधान छिपा है, जिसे सिर्फ वही जान सकता है जिसने चुनौती दी हो। ये गुप्त पत्र मेरी जान बचाएगा, बशर्ते ये किसी ईर्ष्यालु दिमाग वाले के हाथ न लगे। बीरबल ने संदूक को बड़े सावधानी से अपनी गोद में रखा और गहरी सांस ली। उन्हें यकीन था कि रहस्य की ये धीमी आग जल्द ही पूरे बाजार में फैलेगी, क्योंकि मुल्ला दो प्याजा, जो हर नई और अजीब अफवाह पर कान लगाए रहते थे, इस गोपनीय समाधान के पास खुद चलकर आए बिना नहीं रह पाएंगे। बीरबल जानते थे कि अब बस इंतजार करना था। बीरबल ने उस संदूक को लेकर अगले दिन सुबह खास रणनीति के तहत आगरा के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार में प्रवेश किया। उन्होंने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आसन जमाया और संदूक को अपने सामने ऐसे रखा मानो वो किसी प्राचीन ग्रंथ की रक्षा कर रहे हों। हर गुजरते व्यक्ति को ये जानने की उत्सुकता थी कि इस मामूली से दिखने वाले लकड़ी के बक्से में आखिर क्या है। बीरबल ने जानबूझकर कुछ दरबारी सिपाहियों को नियुक्त किया ताकि वे धीमी आवाज में गोपनीय समाधान और जीवन बचाने वाली शर्त की बातें करें। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि संदूक को छूने की हिम्मत कोई न करे। कुछ ही घंटों में हवा में तनाव और उत्सुकता घुल गई। ये खबर आग की तरह फैली और मुल्ला दो प्याजा के कानों तक पहुंचने में देर नहीं लगी। मुल्ला अपने कक्ष में बेचैन हो उठे। उन्हें यह देखकर जलन हो रही थी कि बीरबल किसी नए शाही रहस्य के केंद्र में है। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सेवक को बीरबल की हर गतिविधि पर नजर रखने का आदेश दिया। मुल्ला जानते थे कि संदूक महत्वपूर्ण है, पर बीरबल की रणनीति को समझना जरूरी था। वो तय कर चुके थे, उस गोपनीय समाधान को प्राप्त किए बिना उन्हें नींद नहीं आएगी। चुनौती अब बस शुरू हुई थी। बीरबल,
जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, मुल्ला दो प्याजा की हरकतों से अनभिज्ञ नहीं थे। उन्हें तुरंत आभास हो गया कि ये चुनौती संदूक के अंदर क्या है, इससे ज्यादा मुल्ला के धैर्य की परीक्षा है। बीरबल ने रणनीति बनानी शुरू की। उन्होंने उस रहस्यमय संदूक को अपने अध्ययन कक्ष के एक सुरक्षित कोने में रखवाया, मगर उन्होंने जानबूझकर ऐसी व्यवस्था की कि मुल्ला के जासूसों को ये पता चल सके कि बीरबल संदूक की सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित है। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार में अफवाह फैला दी कि संदूक में रखी वस्तु इतनी मूल्यवान है कि इसे केवल विशेष परिस्थितियों में और कड़े अनुष्ठान के बाद ही खोला जा सकता है। उन्होंने अपने सेवक को ये कहते सुना कि संदूक के भीतर सोने का समाधान छिपा है। मुल्ला दो प्याजा ने ये सब जानकारी अपने जासूसों से सुनी। उनके माथे पर पसीना आ गया। सोने का समाधान, बीरबल इसे पाने से पहले मुझे ये संदूक खोलना होगा, मुल्ला ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने उसी रात गुप्त रूप से बीरबल के कक्ष में प्रवेश करने का जोखिम भरा निर्णय लिया। मुल्ला अब पूरी तरह से बीरबल के जाल में फंस चुके थे। आधी रात का समय था। मुल्ला दो प्याजा ने अत्यंत सावधानी से बीरबल के कक्ष का गुप्त दरवाजा खोला और दबे पांव अंदर घुस गए। कमरा गहराइयों से शांत था और अंधेरे में भी उनकी लालची आंखें सीधे मेज पर रखे उस नक्काशीदार संदूक पर जा टिकी। सोने का समाधान, मुल्ला ने मन ही मन दोहराया। उन्होंने तुरंत अपनी कमर से एक छोटा सा लोहे का औजार निकाला और संदूक का ताला तोड़ने में जुट गए। कुछ ही मिनटों की मशक्कत के बाद क्लिक की हल्की सी आवाज आई और ताला खुल गया। मुल्ला ने विजयी भाव से संदूक का भारी ढक्कन ऊपर उठाया, लेकिन संदूक में सोने के सिक्कों की बजाय एक साधारण कागज का टुकड़ा रखा था। मुल्ला कुछ समझ पाते इससे पहले ही संदूक के नीचे से बंधी एक रस्सी खींची गई। अचानक एक जोरदार घंटा बजा और कक्ष की दीवारें खुल गई, जहां गुप्त रूप से छिपे हुए दरबारी और मशाले लिए सिपाही खड़े थे। तेज रोशनी में बीरबल दरवाजे पर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर शांत, विजयी मुस्कान थी। स्वागत है मुल्ला दो प्याजा। मैंने कहा था ये संदूक केवल विशेष परिस्थितियों में खोला जा सकता है। चोरी करना ही वो विशेष परिस्थिति है जिसके लिए ये जाल बिछाया गया था। मुल्ला शर्म से गड़ गए। वो पूरी तरह बीरबल के जाल में फंस चुके थे। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा पीला पड़ चुका था। सिपाहियों ने तुरंत उन्हें घेर लिया। वो शर्मिंदगी और क्रोध से कांपते हुए बोले, ये धोखा है बीरबल, ये मेरी बदनामी की साजिश है। तभी एक और गुप्त दरवाजा खुला और शहंशाह अकबर अपने खास वजीरों के साथ कक्ष में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर निराशा थी, पर आंखों में बीरबल के लिए प्रशंसा का भाव। धोखा नहीं मुल्ला, अकबर ने कठोर स्वर में कहा, यह न्याय है। बीरबल ने तुम्हें खुली चुनौती दी थी, लेकिन तुमने उसका जवाब अविश्वास और चोरी से दिया। तुम्हें क्या लगता था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति बिना सुरक्षा के इतना बड़ा खजाना छोड़ देगा? बीरबल ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। जहां अपना, मैंने केवल यह सिद्ध किया कि चुनौती का सामना करने के बजाय लालच ने मुल्ला दो प्याजा को उनकी बुद्धि पर हावी होने दिया। असल में उस संदूक में कोई खजाना नहीं था, केवल एक तांबे का सिक्का और एक कागज था जिस पर लिखा था, लालच का फल। मुल्ला की रही सी हिम्मत भी टूट गई। बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया, जिसकी गूंज पूरे दरबार में फैल गई। वाह बीरबल, तुम हमेशा एक नए तरीके से सिखाते हो कि लालच कितना खतरनाक हो सकता है। तुमने एक तांबे के सिक्के से मुल्ला को ऐसा पाठ पढ़ाया है जो सोने के सिक्कों से नहीं सिखाया जा सकता था। मुल्ला दो प्याजा शर्म से पानी पानी हो रहे थे। उनके चेहरे का रंग उतर चुका था। उन्होंने कांपते हुए घुटनों के बल बैठकर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी हार और अपनी गलती स्वीकार करता हूं। बीरबल की बुद्धिमानी के आगे मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। मुझे क्षमा करें। अकबर ने उन्हें उठने का इशारा किया और गंभीर होते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हें माफी मिल सकती है,
लेकिन इस सबक को कभी मत भूलना। चुनौती का मतलब मुकाबला करना होता है, धोखा देना नहीं। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, बीरबल, अब तुम्हारी शर्त क्या थी? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मेरी शर्त केवल इतनी थी कि मुल्ला दो प्याजा आज से पूरे 1 सप्ताह तक दरबार में केवल मेरे बताए अनुसार कपड़े पहन कर आएंगे। ये सुनकर दरबार में एक बार फिर हंसी की लहर दौड़ गई। बादशाह अकबर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खिलखिला पड़े। वाह बीरबल, ये तो बड़ी अनूठी सजा है। तुम्हें पूरे 7 दिन मुल्ला को अपनी उंगलियों पर नचाने की छूट है। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा देखने लायक था। 7 दिन तक बीरबल की सनक वाले कपड़े पहनना, ये तो मौत से भी बदतर बेइज्जती थी। उन्होंने दबी आवाज में विरोध किया, जहांपनाह, मैं दरबारी हूं, मसखरा नहीं। बीरबल ने शांत मुद्रा में जवाब दिया, शांत मुल्ला जी, ये आपकी गलती का परिणाम है। चुनौती स्वीकार करने से पहले सोचना चाहिए था। अब कल के लिए मेरी आज्ञा सुनिए। चूंकि आप हमेशा अहंकार का चोला पहनते हैं, तो कल आप हरे रंग की साटन की साड़ी, सिर पर एक छोटा सा मयूर पंख वाली पगड़ी और पैरों में घुंघरू पहनकर दरबार आएंगे। अन्यथा दरबार में आपका प्रवेश वर्जित होगा। इस अकल्पनीय आदेश को सुनकर मुल्ला के कान खड़े हो गए, जबकि दरबारियों के ठहाकों से पूरा महल गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा शर्मिंदगी और क्रोध से तमतमाते हुए वहां से निकल गए। अब उन्हें बीरबल की शर्त पूरी करनी ही थी। अगली सुबह मुल्ला दो प्याजा के लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं थी। अपमान की अग्नि में जलते हुए उन्होंने अनिच्छा से हरे रंग की साटन की साड़ी पहनी और भारी मन से सिर पर वो छोटी सी मयूर पंख वाली पगड़ी बांधी। जब सेवक ने उनके पैरों में घुंघरू बांधे तो उनकी आत्मा धिक्कार उठी। किसी तरह वेश धारण कर लड़खड़ाते कदमों से वह दरबार की ओर चले। घुंघरुओं की अजीब सी झंकार और मयूर पंख वाली पगड़ी के साथ जब वो मुख्य द्वार से अंदर घुसे तो पहले तो दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर दरबारी अपनी हंसी रोकने के लिए दीवारों की ओर देखने लगे। बादशाह अकबर अपनी हंसी नियंत्रित करने में पूरी ताकत लगा रहे थे। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे। उन्होंने विनम्रता से झुककर मुल्ला दो प्याजा का अभिवादन किया, मानो ये कोई सामान्य दिन हो, और कहा, स्वागत है मुल्ला जी। आज तो आपकी शान ही कुछ और है। आज आप अहंकार का नहीं बल्कि सादगी और विनम्रता का चोला पहन कर आए हैं। बीरबल की ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुनकर मुल्ला का चेहरा और लाल हो गया। मुल्ला दो प्याजा ने अपना फटा हुआ साफा ठीक किया और गुस्से से कांपते हुए बादशाह अकबर की ओर मुखातिब हुए। जहांपनाह, मुल्ला ने जोर से खांसकर सबका ध्या। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता और विचित्रताओं के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। एक ओर जहां बीरबल की हाजिर जवाबी सबको मंत्र मुक्त कर देती थी, वहीं दूसरी ओर मुल्ला दो प्याजा अपनी अनोखी हरकतों और अजीबोगरीब विचारों से महफिल को नया रंग देते थे। मुल्ला, जो अक्सर अपने ऊंचे दावों के कारण मुसीबत में पड़ते थे, एक बार फिर एक ऐसे दावे के साथ दरबार में उपस्थित हुए जिसने सबकी सांसें रोक दी। गर्मी की एक तपती हुई दोपहर थी। फतेहपुर सीकरी का किला धधक रहा था और दरबार में लगे पंखों के बावजूद उमस कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अकबर ने गहरी सांस ली और मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा, जो हमेशा की तरह बड़े आत्मविश्वास से खड़े थे। मुल्ला जी, अकबर ने तंग आकर कहा, क्या आप इस असहनीय गर्मी से निजात पाने का कोई उपाय जानते हैं या केवल सलाह ही दे सकते हैं? मुल्ला ने तुरंत 90 अंश का सलाम किया और अपने होठों पर रहस्यमयी मुस्कान ले आए। हुजूर, उपाय क्यों नहीं, मैंने अपने लिए एक ऐसा महल बनवा लिया है जिसे जादुई हवा महल कहते हैं। वो न तो जमीन पर टिका है, न ही किसी खंभे पर। वो शुद्ध हवा में तैरता रहता है। उसकी खिड़कियां बादलों को छूती हैं और वहां की हवा हमेशा इतनी खुशनुमा और शीतल रहती है कि दुनिया की सारी गर्मी भूल जाती है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने भी आश्चर्य से मुल्ला की ओर देखा
अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। जादुई हवा महल, ये कैसे संभव है मुल्ला? और यदि ये सच है तो हम आज तक इसे देख क्यों नहीं पाए? मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की और विनम्रता से कहा, हुजूर, उसे केवल जादू से ही देखा जा सकता है और मैं आपको वहां ले जाने के लिए तैयार हूं। अकबर की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। उन्होंने अपने चेहरे पर उत्साह और गंभीरता लाते हुए कहा, हमें तुम्हारा साहस और दावा पसंद आया मुल्ला। हम कल सुबह ही उस महल को देखना चाहेंगे। लेकिन ये जादू क्या है? हमें हवा में कैसे ले जाया जाएगा? कहीं ये तुम्हारी कोई मजाक तो नहीं? इससे पहले कि मुल्ला कोई जवाब देता, बीरबल ने सतर्कता से हस्तक्षेप किया। हुजूर, जादू का रास्ता अक्सर भ्रम और खतरों से भरा होता है। मुल्ला जी, बादशाह सलामत की सुरक्षा सर्वोपरि है। क्या ये यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है और क्या इसका कोई मूल्य चुकाना होगा? मुल्ला दो प्याजा ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल जी, ये महल भ्रम नहीं बल्कि सत्य है। सुरक्षा की चिंता न करें, आपको बस एक छोटी सी शर्त माननी होगी। उसने अपनी पगड़ी से एक छोटा सा कपड़ा निकाला और कहा, हुजूर, इस महल को देखने के लिए आपको अपने मन से सभी भौतिक इच्छाएं और संदेह मिटाने होंगे। आपको अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपनी सबसे प्रिय वस्तु यहां मेरे पास एक अमानत के तौर पर छोड़नी होगी। बीरबल क्षण भर रुके। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा की आंखों में झांका। वे जानते थे कि मुल्ला का उद्देश्य भौतिक संपत्ति पाना नहीं, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से विचलित करना है। बहुत खूब मुल्ला जी, बीरबल ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, संदेह मिटाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मेरी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? क्या वह राजकोष है या फिर बादशाह का विश्वास? बीरबल ने अपनी उंगली से एक कीमती नगीने वाली अंगूठी उतारी, लेकिन फिर रुक गए और उसे वापस पहन लिया। उन्होंने अपनी कमर से सावधानी से वो पुरानी स्याही वाली कलम निकाली, जिससे वे अक्सर बादशाह के फरमानों का मसौदा तैयार किया करते थे। ये लो मुल्ला जी, बीरबल ने वो कलम मुल्ला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरा ज्ञान है और इस ज्ञान का माध्यम ये कलम है। इसे अमानत के रूप में रखो। यदि मैं तुम्हारे महल से वापस नहीं आया तो समझना कि इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरी बुद्धि भी तुम्हें सौंप दी गई। मुल्ला दो प्याजा ने उस साधारण सी दिखने वाली कलम को आश्चर्यचकित निगाहों से पकड़ा। मुल्ला दो प्याजा ने उस साधारण सी दिखने वाली कलम को आश्चर्यचकित निगाहों से पकड़ा। मुल्ला ने भारी मन से वो कलम अपने अंगरखे की गुप्त जेब में रखी। आपकी बुद्धि की बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता बीरबल। मेरी इच्छा है कि आप सुरक्षित लौटें। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए आकाश की ओर देखा, उस दिशा में जहां बादलों के बीच जादुई हवा महल का प्रवेश द्वार झिलमिला रहा था। मुल्ला ने एक विशेष मंत्र फुसफुसाया। अचानक आसमान से एक चमकीली चांदी की सीढ़ी नीचे आई, जो जमीन को छूने से ठीक पहले हवा में ठहर गई। बीरबल ने निडरता से अपने वस्त्र ठीक किए और मुल्ला की ओर देखा। ये हवा महल साधारण सीढ़ी से ऊपर जाने नहीं देता। ये सीढ़ी केवल उसी को सहारा देती है जो बिना किसी लालच के सिर्फ ज्ञान की खोज में आया हो। मुल्ला ने चेतावनी दी। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तब तो ये मेरा स्वागत करेगी मुल्ला जी। और ये कहते हुए बीरबल ने पहला कदम उस अस्थिर चांदी की सीढ़ी पर रखा, जिसका ऊपरी सिरा रहस्यमय बादलों में खोया हुआ था। जैसे ही बीरबल ने ऊपर चढ़ना शुरू किया, सीढ़ी उनके भार से थोड़ी भी नहीं हिली। मुल्ला दो प्याजा दूर खड़े होकर ये दृश्य देखते रहे। बीरबल कदम दर कदम उस अलौकिक ऊंचाई की ओर बढ़ते गए। जैसे ही वो ऊपर चढ़े, नीचे की दुनिया धुंधली होती गई और वो एक शांत चांदी जैसी रोशनी में घिर गए। सीढ़ी समाप्त हुई और उनके सामने था हवा महल का प्रवेश द्वार। ये श्वेत संगमरमर और पारदर्शी क्रिस्टल का बना एक अद्भुत ढांचा था, जो बादलों के बीच किसी चमकते मोती जैसा लग रहा था। बीरबल ने अंतिम पायदान पार किया
और महल के बरामदे में कदम रखा। उन्होंने मुड़कर नीचे देखा। मुल्ला दो प्याजा जमीन पर एक छोटे बिंदु जैसे दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें अभी भी ऊपर टिकी थी। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर विस्मय का भाव था। उन्होंने बुदबुदाया, वाह, ये व्यक्ति सचमुच लोभ रहित है। लेकिन हवा महल केवल प्रवेश की अनुमति नहीं देता, ये ज्ञान के इच्छुक व्यक्ति की बुद्धि की भी अंतिम परीक्षा लेता है। बीरबल ने महल के मुख्य द्वार की ओर देखा, जहां से मंद आकर्षक रोशनी आ रही थी। भीतर एक गहन शांति थी, जो किसी महान पहेली के शांत होने का संकेत दे रही थी। वो संकोच किए बिना उस रहस्यमय प्रकाश की ओर बढ़ गए। बीरबल ने जैसे ही जादुई हवा महल के मुख्य द्वार पर कदम रखा, मंद रोशनी अचानक एक शांत दूधिया चमक में बदल गई। भीतर की शांति अब एक गहरी खामोशी में बदल गई थी, जो बीरबल की बुद्धि को ललकार रही थी। वो एक विशाल गोलाकार कक्ष में पहुंचे, जिसकी छत आसमान जितनी ऊंची थी और दीवारें अदृश्य थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वो सीधे बादलों के बीच खड़े हों। कक्ष के केंद्र में एक चंदन की मेज रखी थी। उस मेज पर 3 वस्तुएं रखी थी, जो परीक्षा का संकेत थी। एक चमकदार हीरा, एक टूटा हुआ आईना और एक सादा कोरा कागज। इन वस्तुओं के ऊपर हवा में सुनहरे अक्षरों में एक पहेली गूंज रही थी। अमूल्य क्या है, सत्य क्या दर्शाता है और ज्ञान कहाँ लिखा जाएगा? तीनों में से एक को छूकर अंतिम सत्य को प्राप्त करो। मुल्ला दो प्याजा, जो नीचे से इस अलौकिक दृश्य को देख रहे थे, खुशी से उछल पड़े। उन्होंने फुसफुसाया, वाह, ये परीक्षा धन, आत्मभ्रम और ज्ञान का प्रतीक है। यदि बीरबल ने गलत चुना तो हवा महल उसे वापस नहीं आने देगा। बीरबल ने ध्यानपूर्वक तीनों वस्तुओं को देखा और गहरी सोच में डूब गए। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने सोने के ढेर को देखा, जो भौतिक लालच का प्रतीक था, और उसे नकार दिया। उन्होंने सोचा, धन क्षणिक है, ये अमूल्य नहीं हो सकता। फिर उनकी नजर टूटे हुए आईने पर पड़ी। ये सत्य को दर्शाता है, लेकिन केवल भ्रमित रूप में। टूटा हुआ सत्य केवल भ्रम पैदा करता है। अंत में उनकी आंखें कोरे कागज पर टिकी। उन्होंने फुसफुसाया, ज्ञान ही अंतिम सत्य है और ज्ञान लिखने के लिए खाली जगह चाहिए। अमूल्य वो नहीं जो हमारे पास है, बल्कि वह जो हम सीख सकते हैं। बीरबल ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और कोरे सादे कागज को छू लिया। जैसे ही उनकी उंगलियां कागज से टकराई, एक तीव्र सफेद रोशनी फूटी। सोने के सिक्के और टूटा हुआ आईना हवा में विलीन हो गए। वो कोरा कागज अचानक ज्ञान के एक विशाल भंडार में परिवर्तित हो गया, जिस पर हवा महल का अगला रहस्य लिखा था। बीरबल ने महसूस किया कि वो अब महल के अगले द्वार की दहलीज पर खड़े हैं। नीचे मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल की असफलता की उम्मीद कर रहे थे, अपनी निराशा छुपा नहीं पाए। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, सिर्फ एक पड़ाव पार किया है, आगे की परीक्षा इतनी आसान नहीं होगी। बीरबल ने ज्ञान के उस पृष्ठ को अपने मन में अंकित कर लिया। सुनहरी रोशनी ने उन्हें खींचकर अगले कक्ष के द्वार तक पहुंचा दिया। यह द्वार मखमली पर्दे और चांदी के तारों से सजा था, मगर अब यहां कोई वस्तु नहीं थी, केवल शुद्ध शांत हवा। तभी द्वार पर एक मंत्र मुक्त करने वाला संदेश उभरा, जो हवा में गूंज रहा था। मैं बोलता हूं, पर मेरा मुंह नहीं। मैं उड़ता हूं, पर मेरे पंख नहीं। मैं दुनिया में ज्ञान फैलाता हूं, पर मेरी कोई देह नहीं। मुझे पहचानो और तुम अगले चरण में प्रवेश करोगे। नीचे मुल्ला दो प्याजा ने आसमान की ओर देखा। बीरबल का आगे बढ़ना उनकी ईर्ष्या की आग को और भड़का रहा था। उन्होंने अपने दरबारी सहयोगियों की ओर मुड़ते हुए फुसफुसाया, इस बार बीरबल को यह भ्रम होना चाहिए कि वो सफल हो जाएगा, लेकिन जब वो उत्तर देने के लिए हाथ उठाएगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसका जवाब गलत हो। मुल्ला ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए एक गुप्त योजना को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी, जिसका सीधा संबंध
महल के अगले रहस्यमय संदेश से था। मुल्ला दो प्याजा ने कमर से एक छोटी तेल से भरी हुई तांबे की डिबिया निकाली। वो फुर्ती से मुख्य द्वार के पास गया, जहां हवा महल की अदृश्य दीवारें थी। ये जानते हुए कि इस जादुई संरचना की हर परत मंत्रों से बुनी गई है, उसने सावधानी से उस डिबिया का तेल हवा में छिड़का। ये विपरीत चिंतन का तेल था, जो केवल उत्तर देने वाले के मन में संशय पैदा करता था। जब बीरबल मैं कहेगा, तो ये तेल उसे तुम नहीं कहने पर मजबूर कर देगा। मुल्ला ने खुशी से सोचा। उधर बीरबल ने आंखें बंद कर ली थी, रहस्यमयी आवाज पर ध्यान केंद्रित करते हुए। वो जानता था कि ये आवाज हवा महल के निर्माता की थी, जो अपनी बुद्धि का परीक्षण कर रहा था। जैसे ही बीरबल ने अपना हाथ उठाया और उत्तर देने के लिए सांस ली, वातावरण में एक हल्की सुगंधित लहर फैल गई। बीरबल का होंठ खुलने ही वाला था, जब अचानक उसके मन में एक भयानक संदेह उत्पन्न हुआ। क्या वो वास्तव में वही था? बीरबल हिचकिचाया और उसका दृढ़ निश्चय डगमगा गया। मुझे पहचानो, बीरबल ने फुसफुसाया। हवा महल की दीवारों से प्रतिध्वनित होती हुई आवाज ने उत्तर दिया। तुमने खुद पर संदेह क्यों किया, बुद्धिमान? क्या तुम वो नहीं हो जिसका नाम दूर दूर तक फैला है? बीरबल ने गहरी सांस ली। उसने समझा कि यह परीक्षा केवल एक पहेली नहीं थी, बल्कि आत्ममंथन की कसौटी थी। महल का निर्माता बीरबल के अहंकार को जानना चाहता था। अगर वो तुरंत आत्मविश्वास से उत्तर देता, तो वो हार जाता। उसने आंखें खोली और हवा में तैरते हुए रहस्यमय प्रकाश की ओर देखा। मैं वो नहीं हूं जिसे तुम आवाज से पहचान सकते हो, बीरबल ने अंततः स्पष्ट और शांत स्वर में कहा। मैं वो हूं जो संदेह के बीच सत्य को खोजता है। दूर कोने में खड़ा मुल्ला दो प्याजा ये सुनकर कांप उठा। उसने सोचा था कि बीरबल आत्मविश्वास की कमी के कारण जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन बीरबल ने उस संदेह को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया था। मुल्ला ने अपने माथे से पसीना पोंछा। अभी भी उम्मीद बाकी थी, क्योंकि बीरबल ने अभी तक निर्माता की पहचान का सही उत्तर नहीं दिया था। वो केवल तर्क की बाजीगरी कर रहा था। महल अब अगले प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था। महल की रहस्यमयी दीवारें अचानक एक बार फिर कांप उठीं। इस बार कंपन इतना तीव्र था कि सम्राट अकबर भी अपने सिंहासन पर थोड़ा स्थिर होने लगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। एक गहरी गूंजने वाली आवाज, मानो हवा ही बोल रही हो, गूंजी। बीरबल, तुम सत्य के अन्वेषक होने का दावा करते हो, तो सुनो मेरा अंतिम प्रश्न, जो मेरे निर्माता के अस्तित्व से जुड़ा है। मुल्ला दो प्याजा डर के मारे थोड़ा सिकुड़ गया। उसने जानता था कि अब बीरबल सीधे उसकी ओर बढ़ेंगे। महल ने प्रश्न दागा। मेरा निर्माता मुझसे क्या छिपाता है? क्या वो अदृश्य है क्योंकि वो सर्वत्र है, या अदृश्य है क्योंकि वो केवल भ्रम है? और यदि तुम जानते हो, तो उसे परिभाषित करो जो इस जादुई हवा महल का जनक है। वो कौन है जिसे तुम खोजते हो? बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर ली। मुल्ला का चेहरा पसीने और आशंका से भीग चुका था। बीरबल ने धीरे से अपनी उंगलियां मेज पर थपथपाई। अब तर्क की बाजीगरी का समय समाप्त हो गया था। अब बारी थी सीधे और तीखे प्रहार की। बीरबल की उंगलियों का थपथपाना रुका। उन्होंने अपनी शांत, भेदक दृष्टि मुल्ला की ओर केंद्रित की। तुम्हारा निर्माता अदृश्य है क्योंकि वह सर्वत्र है, या क्योंकि वह केवल भ्रम है? बीरबल ने महल के प्रश्न को दोहराया। उत्तर सरल है, महल। तुम्हारा जनक न तो सर्वत्र है और न ही केवल भ्रम। वो यहां ठीक हमारे सामने, और उसकी अदृश्यता का कारण जादू नहीं, बल्कि उसका घोर डर है, धोखाधड़ी के पकड़े जाने का डर। मुल्ला का हृदय जोर से धड़कने लगा, जैसे उसके सीने में एक ढोल बज रहा हो। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और हवा महल को संबोधित किया। तुम एक अद्भुत कलाकृति हो, हवा में टिकी हुई, लेकिन हर कलाकृति का एक भौतिक आधार होता है। उन्होंने मेज के नीचे से गुजरते हुए एक महीन
लगभग अदृश्य रेशमी धागे की ओर संकेत किया, जिसे केवल एक तीखी नजर ही देख सकती थी। जो तुम्हें बनाता है वो तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारे नीचे छिपा है, भौतिक सहारे की आवश्यकता से बंधा हुआ है। मुल्ला दो प्याजा, बीरबल की आवाज अब किसी तलवार की धार जैसी थी। उस धागे को छुओ और तुम्हारा जादू हवा हो जाएगा। अब बताओ, तुम सर्वत्र हो या केवल एक चालाक धोखेबाज? मुल्ला दो प्याजा का मुखड़ा क्षण भर में सफेद पड़ गया। उस पर अपमान और पकड़े जाने की ग्लानि छाई हुई थी। उसका हवा महल अब केवल एक सस्ते बाजारू तमाशे जैसा लग रहा था। वो हिलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया, क्योंकि वो जानता था कि 1 इंच भी हिलने पर वो धागा टूट जाएगा और उसका सारा ढोंग सबके सामने आ जाएगा। बीरबल ने विजेता की मुस्कान के साथ धागे को हल्का सा स्पर्श किया, और जैसे ही उन्होंने उसे जरा सा खींचा, मेज का वो सिरा जिस पर मुल्ला बैठा था एक हल्की सी चरमराहट के साथ जमीन की ओर झुक गया। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ आवाज निकाली, हैरानी और समझदारी की मिलीजुली आवाज। वाह! बादशाह अकबर खिलखिला उठे। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली जादू आंखों में नहीं, बल्कि तर्क और तीखी नजर में होता है। मुल्ला, अपनी चालबाजी के लिए तुम्हें दंडित किया जाएगा, लेकिन तुम्हारी कल्पना की दाद देनी होगी। बादशाह की आवाज में मनोरंजन और न्याय दोनों का भाव था। मुल्ला दो प्याजा ने लज्जा से अपनी आंखें झुका ली। उसका जादुई सपना चकनाचूर हो चुका था। अकबर ने सिंहासन पर वापस बैठते हुए महामंत्री को संकेत दिया, मुल्ला दो प्याजा को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। 1 महीने तक वो सिर्फ दाल और प्याज ही खाएगा, ताकि वो समझ सके कि हकीकत सिर्फ पेट भर सकती है, ख्याली पुलाव नहीं। मुल्ला दो प्याजा अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर और पश्चाताप स्पष्ट था। माफ करें जहांपनाह, मैंने तो सोचा था कि मेरा ये कमाल आपकी शान में 4 चांद लगा देगा। मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था। बीरबल ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, जहांपनाह, मुल्ला की रचनात्मकता प्रशंसनीय है, भले ही उसका आधार खोखला था। मुझे लगता है कि इस सजा से बड़ा दंड तो उसकी ये शर्मिंदगी है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। ठीक है बीरबल, तुम्हारी बात मान ली जाती है। मुल्ला को 1 सप्ताह की कारावास और 50 दीनार का जुर्माना भरना होगा। और हां, अगली बार जादुई चीजें बनाने से पहले उन्हें जमीन पर टिकाना सीख लेना। दरबार ठहाकों से गूंज उठा, और इस तरह हवा महल की घटना तर्क और सूझबूझ की जीत का एक और यादगार उदाहरण बन गई। मुल्ला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और उसने मन ही मन बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि को सलाम किया। मुल्ला दो प्याजा को सिपाहियों ने कारावास के लिए ले जाने की तैयारी की। शर्मिंदगी से झुकी उनकी कमर ने उन्हें बार बार ये याद दिलाया कि अहंकार का महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वो तर्क की एक हवा से धराशायी हो सकता है। जहांपनाह अकबर ने बीरबल को अपने समीप बुलाया। बीरबल, उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी सीख क्या है? बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। जहांपनाह, सीख यही है कि मनुष्य को अपनी कल्पनाओं पर उड़ान भरनी चाहिए, लेकिन उसे अपने पैरों को हमेशा जमीन पर टिकाए रखना चाहिए। विज्ञान और जादू में बस इतना ही अंतर है, एक नींव पर खड़ा होता है और दूसरा केवल इच्छा पर। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। मुल्ला की सजा पूरी होने के बाद वो दरबार में तो वापस आया, लेकिन अब उसका लहजा और आत्मविश्वास बदल चुका था। उसने अब जादुई चीजें बनाने के बजाय बीरबल के तर्क और व्यावहारिक ज्ञान को समझना शुरू कर दिया था। आगरा के लोग अब भी हंसते थे जब भी कोई हवा में कोई महल बनाने की बात करता, लेकिन मुल्ला दो प्याजा अब ऐसे किस्सों पर खुद ही सबसे जोर से हंसता था। यह बदलाव इतना स्पष्ट था कि एक दिन बादशाह अकबर ने दरबारियों से कहा, देखिए, मुल्ला दो प्याजा ने हवा महल तो नहीं बनाया, लेकिन अपने दिमाग को जमीन पर जरूर उतार लिया है।
बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ हफ्तों बाद शाही अनाज भंडारण गृह, शाही खजाना में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। चूहों ने अनाज को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था और लाख कोशिशों के बावजूद दरबारी इस आपदा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। बीरबल इस समस्या के व्यावहारिक समाधान पर विचार कर रहे थे। तभी मुल्ला दो प्याजा आगे आया। जहां अपना उसने विनम्रता से कहा, पहले मैं जादू से चूहों को गायब करने की बात करता, पर अब मैं समझा हूं कि हमें नीम की पत्तियां और विशेष ऊंचाई वाले पत्थर के चबूतरे चाहिए। मुल्ला ने समझाया कि ये ऊंचे चबूतरे भंडारण को जमीन की नमी और सीधा चूहों की पहुंच से दूर रखेंगे, जबकि नीम की कड़वाहट उन्हें भगाएगी। ये सुझाव इतना सरल और जमीनी था कि अकबर आश्चर्यचकित रह गए। मुल्ला दो प्याजा ने सचमुच अपनी जादुई इच्छाओं की उड़ान को तर्क की मजबूत जमीन पर टिका दिया था। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत मुल्ला दो प्याजा की बुद्धिमत्ता की सराहना की और आदेश दिया कि पूरे शाही भंडार गृहों में उनके सुझाव को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। मुल्ला, तुमने अपनी जादुई सोच को सही दिशा दी है। एक हवा महल बनाने से ज्यादा जरूरी अनाज को जमीन की नमी और चूहों की पहुंच से बचाना है। मुल्ला दो प्याजा ने सम्मान में सिर झुकाया। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि तर्क और व्यावहारिकता का स्वाद किसी भी जादुई उड़ान से कहीं ज्यादा मीठा होता है। जैसे ही नीम की पत्तियों की कड़वाहट और ऊंचे चबूतरे तैयार हुए, चूहों का आतंक धीरे धीरे कम होने लगा। अनाज की बर्बादी लगभग रुक गई और शाही खजाना बच गया। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें कोई खास जादू नहीं था, बस सरल देसी समझदारी थी। उस दिन से मुल्ला दो प्याजा की ख्याति केवल मजाकिया कहानियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्हें एक व्यावहारिक और दूरदर्शी प्रशासक के रूप में भी देखा जाने लगा। अब अकबर को पूरा भरोसा हो गया था कि मुल्ला का दिमाग भले ही जादुई हवा महल में उड़ता हो, लेकिन उनके पैर जमीन पर मजबूती से टिके हैं। अकबर ने मुल्ला की बुद्धिमत्ता को तुरंत पहचाना और उन्हें अपना रत्न घोषित कर दिया। लेकिन दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई थी कि मुल्ला की सफलता सिर्फ संयोग थी। कुछ ही दिनों बाद शाही दरबार में एक और अजीबोगरीब संकट आ गया। रात के अंधेरे में शाही खजाने से सोने के मोहरों से भरा एक संदूक गायब हो गया। पहरेदार चकित थे। न कोई दीवार टूटी, न ताला टूटा, न ही कोई निशान मिला। ये चोरी किसी जादू या हवा महल की कारीगरी से कम नहीं थी। बादशाह ने तुरंत मुल्ला दो प्याजा को बुलाया। मुल्ला, अकबर ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी ख्याति अब हवा महल के ज्ञान के कारण है। अब बताओ, ये चोरी हवा ने की है या किसी इंसान ने? मुल्ला शांत खड़े थे। उन्होंने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, हुजूर, हवा सिर्फ पर्दों को हिला सकती है, लेकिन संदूक को नहीं उठा सकती। ये चोर जरूर अदृश्य होना चाहता होगा, पर इसकी भूख ने इसे जमीन पर निशान छोड़ने पर मजबूर कर दिया होगा। फिर मुल्ला ने एक ऐसी चीज की ओर इशारा किया जो किसी ने नोटिस नहीं की थी। मुल्ला ने जमीन पर पड़े छोटे से हल्के पीले रंग के धब्बे की ओर इशारा किया। यह धब्बा इतना सूक्ष्म था कि कालीन के गहरे रंगों में लगभग गायब ही था। हुजूर, मुल्ला ने समझाना शुरू किया, यह कोई साधारण दाग नहीं है। यह शुद्ध जाफरानी तेल है जो खास तौर पर केवल शाही रसोई के सबसे लजीज और महंगे पकवानों में इस्तेमाल होता है। चोर जब संदूक लेकर भागा होगा तो वो जल्दबाजी में ये तेल अपने हाथ या कपड़े से गिरा बैठा। अकबर ने झुककर देखा। हाँ, उस जगह से धीमी सी पर विशिष्ट गरम मसाले की महक आ रही थी। ये महक हवा से नहीं, लालच से आई थी। इतनी देर रात जाफरानी पकवान और शाही खजाने की चोरी। मुल्ला ने अपनी बात पूरी की। यह काम किसी भूखे रसोइये या किसी ऐसे दरबारी का है जिसे आपके बावर्ची खाने की खास डिशेस बहुत पसंद है। हमें बिना देर किए सीधे शाही रसोई घर की ओर बढ़ना चाहिए। चोर का पेट उसका पता बता देगा। बादशाह को मुल्ला की ये हाजिर जवाबी
और तर्कसंगत सोच बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को रसोई और उसके आसपास तलाशी लेने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने तुरंत मशालों की रोशनी में शाही बावर्ची खाने की तलाशी शुरू कर दी। मुल्ला दो प्याजा अपनी सूझबूझ पर दृढ़ और बादशाह अकबर जिज्ञासा से भरे हुए उनके साथ थे। रसोई के विशाल हॉल में चारों ओर शांत अंधेरा पसरा था, पर जैसे ही वे गरम मसालों के भंडार वाले कोने की ओर बढ़े, उन्हें वहां एक मंद रोशनी दिखाई दी। साथ ही किसी के जल्दी जल्दी सांस लेने और खाने की दबी हुई आवाज भी सुनाई दी। यही कहीं है जहां मसाले की महक सबसे ताजा है, मुल्ला ने फुसफुसाया। सिपाहियों ने उस कोने को घेरा और अचानक पर्दा हटाया। सामने का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। दरबार का मुख्य रसोइया, मोटी तोंद वाला करीमुद्दीन, जमीन पर बैठा था। उसके सामने शाही खजाने से चोरी हुए कुछ व्यंजन और साथ में सोने के सिक्कों की कुछ मोहरें पड़ी थी, जिन पर अब भी के दाग लग चुके थे। वो हड़बड़ी में खाने की कोशिश कर रहा था और पकड़े जाने के डर से उसका मुंह जाफरानी चावलों से भरा हुआ था। बादशाह अकबर ने गरज कर कहा, तो तुम हो वो भूखा लालची चोर। मुल्ला का अनुमान सटीक निकला। अकबर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत वजीर आजम को आदेश दिया, इस लालची को तुरंत काल कोठरी में डालो। इसकी सारी संपत्ति जब्त की जाए और जांच की जाए कि इसने कब से ये घिनौनी चोरी शुरू की है। करीमुद्दीन जाफरानी चावलों को निगलते हुए गिड़गिड़ाया, जहां पनाह, रहम, मैंने सिर्फ खाने के मोह में ये किया। सोना तो सिर्फ इसलिए लिया था ताकि और बेहतरीन पकवान बनवा सकूं। अकबर ने घृणा से मुंह फेर लिया। मुल्ला दो प्याजा ने आगे बढ़कर करीमुद्दीन की तरफ देखा और हंसकर कहा, जनाब, आप पकवानों के मोह में नहीं, तोंद के मोह में थे। आपकी भूख हवा महल नहीं, सीधे जेलखाना ले गई। मुल्ला ने आगे जोड़ा, खैर, हमने हमेशा सुना था कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, पर आज पता चला कि चोर के मुंह में जाफरानी चावल होते हैं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। बादशाह अकबर ने मुल्ला दो प्याजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक बेशकीमती मोतियों का हार इनाम में देने की घोषणा की। जब मोतियों का हार मुल्ला दो प्याजा को भेंट किया गया तो उन्होंने हार को ध्यान से देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई विशेष खुशी नहीं थी। मुल्ला ने हार को अपनी गर्दन पर पहनते हुए बादशाह की तरफ देखा और कहा, जहां पनाह, आपकी ये नेमत बहुत कीमती है, पर मैं इसे जाफरानी चावलों से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। चावल तो कमबख्त खाए जा सकते हैं, पर मोती कम से कम पेट की आग नहीं बुझा सकते। अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुम हमेशा बातों को अजीब मोड़ दे देते हो। अच्छा, ये बताओ कि करीमुद्दीन को सजा तो मिल गई, पर उस जादुई हवा महल का भेद अब तक नहीं खुला। वो महल रात को हवा में कैसे उड़ गया और अंदर का खजाना कहा गया? क्या सच में कोई जादू था? मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की और गंभीरता से कहा, जहांपनाह, जादू और टोना हमेशा आंखों का धोखा होता है। मुझे एक रात का समय दीजिए। मैं हवा महल का नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे उस इंसान का पता लगाऊंगा जिसने हवा को अपने इशारों पर नचाया है। जहांपनाह ने तुरंत मुल्ला को इजाजत दे दी और साथ में ये शर्त भी रखी कि अगर वो असफल रहा तो उसे एक सप्ताह तक शाही रसोई की सबसे तीखी मिर्च खानी पड़ेगी। अगली शाम मुल्ला दो प्याजा ने सादगी भरा वेश धारण किया और सीधे उस जगह की ओर रवाना हुआ जहां पहले वो हवा महल खड़ा था। वो जानता था कि चोर कभी भी हवा में नहीं उड़ते, वे हमेशा जमीन पर निशान छोड़ते हैं। उसने हवा महल के पूर्व स्थान की मिट्टी की बारीकी से जांच की। कुछ देर अवलोकन करने के बाद मुल्ला ने देखा कि महल की नींव के पास जमीन पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जो किसी भारी वजन को खींचने या किसी चीज को जबरदस्ती जमीन से उखाड़ने के कारण बनते हैं। मुल्ला ने पास के एक कुएं के रखवाले को खोजा, उसे कुछ सोने के सिक्के दिए और पूछा, जब यह महल उड़ा तो क्या कोई अजीब आवाज आई थी? रखवाले ने डरते हुए बताया,
हुजूर, महल उड़ने से ठीक पहले मैंने कुएं के अंदर से भारी जंजीरों और बड़ी घिर्रियों, पुलिस के कसने की जोरदार आवाजें सुनी थी। मुल्ला मुस्कुराया। अब जादू नहीं, बल्कि चोर की चालाकी उसकी पकड़ में थी। मुल्ला ने तुरंत रखवाले से कहा, जल्दी जाओ और मोटी रस्सियां तथा कुछ जलती हुई मशालें लाओ। हमें तुरंत इस कुएं के भीतर उतरना होगा। रखवाला डरते डरते सामान लाया। मुल्ला ने सावधानी से कुएं में रस्सी डाली और नीचे उतर गया। कुएं की नमी भरी दीवारों पर काई जमी थी, लेकिन पानी के स्तर से थोड़ा ऊपर मुल्ला को एक बड़ा लोहे का कुंडा और उसके साथ कसा हुआ एक गुप्त द्वार दिखाई दिया। यह द्वार इतनी सफाई से बनाया गया था कि सामान्य तौर पर कोई इसे देख नहीं सकता था। मुल्ला ने मशाल पास लाई और उस भारी लोहे के दरवाजे को धकेला। अंदर एक लंबी संकरी सुरंग थी, जिसके फर्श पर पहियों के भारी निशान बने हुए थे। वाह! मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। महल उड़ा नहीं, बल्कि बड़े बड़े पहियों और भूमिगत घिर्रियों की मदद से उसे इस रास्ते से खींचकर कहीं और छिपा दिया गया। यह किसी पेशेवर चोर का काम है, जादूगर का नहीं। सुरंग आगे चलकर महल के केंद्रीय खजाने की ओर जा रही थी, जहां से सारा धन गायब हो चुका था। मुल्ला समझ गया कि अब उसका अगला पड़ाव इस सुरंग का अंत ढूंढना होगा। मुल्ला ने तुरंत अपनी पीठ पर टंगा पानी का मशक कसकर बांधा और अंधेरी सुरंग में कदम रखा। सुरंग अत्यंत फिसलन भरी थी और हवा में मिट्टी तथा पुराने तेल की तीखी गंध भरी हुई थी। वो ध्यान से हर निशान को परखता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने पर रास्ता अचानक नीचे की ओर ढलान लेने लगा और सुरंग की मिट्टी गीली महसूस होने लगी। तभी मुल्ला के कान में दूर से आती हुई धीमी खटखट की आवाज पड़ी। ये आवाज धातु के औजारों के टकराने जैसी लग रही थी, जैसे कोई गुप्त रूप से किसी भारी चीज पर काम कर रहा हो। वो सतर्क हो गया। मुल्ला ने तुरंत अपनी मशाल बुझा दी और लगभग रेंगते हुए आगे बढ़ा, ताकि चोरों को उसकी उपस्थिति का पता न चले। आवाज तेज होती जा रही थी। कुछ ही क्षणों में सुरंग एक विशाल भूमिगत गुफा में खुली। मुल्ला ने झांक कर देखा। सामने बड़ी बड़ी रस्सियों और घिर्रियों के बीच ईंटों से ढका हुआ हवा महल का निचला हिस्सा खड़ा था और दर्जनों मजदूर चुपचाप उसे आगे खींचने की तैयारी कर रहे थे। उनका सरदार पास ही खड़े होकर आदेश दे रहा था। ये चोरों का आखिरी ठिकाना था। मुल्ला दो प्याजा एक टूटी हुई चट्टान की आड़ लेकर बैठ गया। पसीने से तर उसने सावधानी पूर्वक अपनी स्थिति का जायजा लिया। सरदार की आवाज बहुत धीमी थी, पर उसकी हर आज्ञा में एक भयावह कठोरता थी। सरदार ने एक बड़े नक्शे की ओर इशारा करते हुए मजदूरों से कहा, बस थोड़ी देर और। सुबह की पहली किरण से पहले ये ईंटों का खोल टूटेगा और हवा महल अपनी असली शक्ति दिखाएगा। मुल्ला समझ गया, उन्होंने महल को छिपाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया था। उसने देखा कि सरदार ने एक संदूक खोला, जिसमें से कई चमकदार पतले तार निकले। ये जादू नहीं था, बल्कि एक जटिल यांत्रिकी थी। सरदार ने चेतावनी दी, इन तारों को मुख्य स्तंभों से जोड़ो। जैसे ही हम इसे ऊपर खींचना शुरू करेंगे, किसी को भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। हमारा अगला ठिकाना यमुना के पास है। मुल्ला को अब न सिर्फ महल का पता चल गया था, बल्कि यह भी पता चल गया था कि चोर इसे कहां ले जाने वाले थे। उसे फौरन सम्राट अकबर तक यह खबर पहुंचानी थी, पर गुफा से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मुल्ला को पता था कि अगर सरदार और उसके साथी महल को उठाना शुरू कर देते, तो यह खबर अकबर तक पहुंचाने में बहुत देर हो जाएगी। उसने चारों ओर देखा। चोर पूरी तरह से तारों को खींचने और जटिल गियरों को कसने में व्यस्त थे। ये उनका सबसे कमजोर क्षण था। मुल्ला की नजर पास रखे लकड़ी के एक ढेर पर पड़ी, जिस पर तेल से भरी मशालें टिकी थी। उसने बड़ी सावधानी से अपना पांव गुफा की छत से गिरी एक ढीली ईंट पर रखा, जिससे वो नीचे गिर गई। धड़ाम!
सरदार चौंका और चिल्लाया, क्या हुआ? काम रोको। जब सभी चोर आवाज की दिशा में मुड़े, मुल्ला ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पत्थरों के बीच की एक पतली दरार से खुद को बाहर खींच लिया। वो हाफता हुआ गुफा से बाहर निकला। उसे आगरा तक पहुंचना था और यमुना के किनारे होने वाली इस चोरी को रोकना था। हवा में महल को उठने से पहले उसे सम्राट को चेतावनी देनी थी। मुल्ला दो प्याजा हाफता हुआ बिना रुके यमुना के तट के किनारे किनारे दौड़ता रहा। उसे मालूम था कि अगर वो कुछ ही घंटों में आगरा नहीं पहुंचा तो वे चोर अपनी जादुई चालें शुरू कर देंगे और हवा में महल को उड़ा ले जाएंगे। दौड़ते दौड़ते उसकी नजर नदी के मोड़ पर बने एक छोटे से मछली पकड़ने वाले घाट पर पड़ी। वहां एक तगड़ा, तेज तर्रार घोड़ा बंधा हुआ था, जिसे शायद किसी व्यापारी ने किनारे छोड़ दिया था। बिना एक पल गवाए मुल्ला दो प्याजा उस पर कूद गया। उसने घोड़े के कंधे पर थपथपाया और जोर से कहा, चल मेरे दोस्त, आज हम सम्राट की जान बचाने जा रहे हैं। उसने लगाम कसी और घोड़े को एड़ी लगाई। घोड़ा रात के अंधेरे को चीरता हुआ पूरी गति से आगरा की ओर सरपट दौड़ पड़ा। मुल्ला की आंखों में थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि चोरों ने हवा महल को उठाने के लिए आधी रात का समय तय किया है और उसके पास अब बहुत कम वक्त बचा था। ठंडी हवा मुल्ला के कानों में सनसना रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह सामने की ओर था। समय की सुई तेजी से भाग रही थी। हर बीतते क्षण के साथ उसे ये डर सता रहा था कि वो देर न कर दे। आखिरकार भोर होने से ठीक पहले घोड़ा हफ्ता हुआ आगरा की बाहरी सीमा पर पहुंचा। मुल्ला ने तुरंत घोड़े को एक घनी इमली के पेड़ से बांधा। अब उसे पैदल और गुप्त रूप से आगे बढ़ना था। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक टीले के पीछे मंद मंद मशालों की रोशनी जल रही थी। ये चोरों का गुप्त ठिकाना था। मुल्ला दो प्याजा सावधानी से पत्तों पर कदम रखते हुए उस रोशनी की ओर बढ़ा। उसने झाड़ियों के पीछे छिपकर देखा। वहां तीन विशालकाय परछाइयां हवा महल के चारों ओर घूम रही थी। महल पूरी तरह से लकड़ी और हल्के पत्थरों से बना था, जो किसी भी समय उठाया जा सकता था। चोर अब अपना अंतिम दाव खेलने को तैयार थे। उनके हाथ में बड़ी बड़ी रस्सियां थी। मुल्ला को अब कोई चाल चलनी थी, और वो भी बहुत जल्द। मुल्ला दो प्याजा जानता था कि खुले में तीनों चोरों से भिड़ना आत्महत्या होगी। उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना था, न कि बाहुबल का। उसने पीछे हटते हुए जमीन पर पड़ी सूखी घासों का एक बड़ा गट्ठा उठाया। फिर वो मशालों के पास रेंगता हुआ पहुंचा। उसने तुरंत घास का गट्ठा लिया और उसे जलती हुई मशाल के ठीक ऊपर तेजी से फड़फड़ाया। अगले ही पल आग की लपटें बेकाबू होकर अचानक आसमान की ओर उछल पड़ी और उसी समय मुल्ला ने एक लंबी, भयानक चीख मारी, जो किसी भूतिया जानवर की लगती थी। चोर, जो पहले ही तनाव में थे, इस अप्रत्याशित धमाके और चीख से पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने समझा कि जादुई हवा महल अपनी रक्षा खुद कर रहा है। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर मुल्ला ने फुर्ती से उन मुख्य रस्सियों को अपनी जेब में रखी छोटी कटार से काटना शुरू कर दिया, जिनसे चोर महल को उठाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही सेकंड में महल को स्थिर रखने वाली सारी रस्सियां जमीन पर ढेर हो गई और चोरों का प्लान चौपट हो गया। चोरों के दल ने जब मुल्ला को उसी छेद से बाहर आते देखा जहां से वो भयानक चीख निकली थी, तो उनकी बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई। मुल्ला ने अपने चेहरे पर जानबूझकर कुछ मिट्टी और काजल मल लिया था, जिससे अंधेरे में वह किसी जिन्न या भूत की तरह लग रहा था। मुल्ला ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और एक कृत्रिम, डरावनी आवाज में गर्जना की। ये हवा महल अभिशप्त है। ये जादू की आग उगलता है और लालची इंसानों को राख कर देता है। जिसने भी इसे चुराने की कोशिश की, उसका अंत निश्चित है। इस नाटकीय प्रदर्शन ने अंतिम मोहर लगा दी। चोरों ने अपने औजार, मशालें और महल को बांधने के लिए लाए गए
भारी रस्सों को वही जमीन पर छोड़ दिया। वे पलटे और अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध जंगल की ओर भागे, एक दूसरे को धक्के मारते हुए। उन्हें लगा कि अगर वे एक पल भी वहां रुके तो हवा महल उन्हें निगल जाएगा। मुल्ला दो प्याजा ने राहत की सांस ली। उन्होंने महल की चौखट पर खड़े होकर विजयी मुस्कान के साथ चोरों को भागते हुए देखा। हवा महल सुरक्षित था। ये बुद्धिमानी की जीत थी, न कि बल की। मुल्ला दो प्याजा ने राहत की सांस ली। उन्होंने महल की चौखट पर खड़े होकर विजयी मुस्कान के साथ चोरों को भागते हुए देखा। हवा महल सुरक्षित था। ये बुद्धिमानी की जीत थी, न कि बल की। उन्होंने तुरंत भीतर जाकर महल के सभी दरवाजे और झरोखे कसकर बंद किए। रात की थकावट और तनाव अब उन पर हावी हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरा संतोष था। ये हवा महल वास्तव में जादू का नहीं था, बल्कि उनकी तीव्र बुद्धि और चोरों के डर को भांप लेने की क्षमता का परिणाम था। चोरों को हवा महल से डर नहीं था। उन्होंने स्वयं से बुदबुदाया। उन्हें अदृश्य अनजानी शक्ति से डर था। अगली सुबह पहली फुर्सत में मुल्ला दो प्याजा ने सीधा शाही दरबार का रुख किया। बादशाह अकबर, जो हवा महल की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला ने रात की पूरी दास्तान विस्तार से सुनाई। कैसे उन्होंने भ्रम पैदा किया और कैसे भय ने तलवार का काम किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हारा जवाब नहीं। तुमने ये साबित कर दिया कि हवा महल को लोहे की नहीं, बल्कि मजबूत दिमाग की सुरक्षा चाहिए थी। बादशाह ने मुल्ला को इनाम से नवाजा और हवा महल पर से खतरा हमेशा के लिए टल गया। कुछ दिन शांति से बीते। हवा महल की सुरक्षा और मुल्ला दो प्याजा की चतुराई की दास्तान अब किस्से कहानियों का हिस्सा बन चुकी थी। दरबार में पहले जैसा ही शांतिपूर्ण माहौल लौट आया था, मगर अकबर का मन हमेशा किसी नई चुनौती की तलाश में रहता था। एक दोपहर, जब शाही दीवान-ए-खास में फुर्सत के पल थे, बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, ऐ मेरे विद्वान वजीरों, मैंने सुना है कि इस दुनिया में हर समस्या का समाधान है, पर मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सी एक चीज है जो सबसे शक्तिशाली है, लेकिन जिसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। वो सबको झुका देती है, चाहे वो फकीर हो या बादशाह। बताओ, वो अमूल्य और अदृश्य शक्ति क्या है? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने ईश्वर का डर कहा तो किसी ने ज्ञान। मुल्ला दो प्याजा अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गंभीर मुद्रा में खड़े हुए। बादशाह ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। इससे पहले कि मुल्ला कुछ कह पाते, बीरबल ने हस्तक्षेप किया और कहा, जहांपनाह, शायद ये प्रश्न इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई देता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। बीरबल, तुम हमेशा सीधी बात को घुमा देते हो, मगर मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास हर उलझन की कुंजी होती है। तुम बताओ, क्या है वो अमूल्य और अदृश्य शक्ति जिसकी मैंने बात की? मुल्ला दो प्याजा इस हस्तक्षेप से कुछ चिढ़ गए। उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ी और बुदबुदाए, अब ये ज्ञान का ठेकेदार उत्तर देगा। भले ही जवाब मेरे होठों पर रखा था। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, वो शक्ति जो अमूल्य है, जिसे कोई मोल नहीं दे सकता और जो अंततः सबको अपने सामने झुका देती है, वो है समय, वक्त। धन दौलत वक्त को रोक नहीं सकती। फकीर हो या महान बादशाह, सबका समय एक दिन समाप्त होता है। समय ही सबसे बड़ा और सर्वशक्तिमान है। बादशाह अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने खुशी से जोरदार ताली बजाई। वाह बीरबल, तुमने मेरे मन की बात कह दी। समय बिल्कुल सही, वो अदृश्य और सर्वशक्तिमान है। बादशाह अकबर ने अपना शाही हार उतारा, जिसमें बेशकीमती हीरे जड़े थे। बीरबल, आज तुमने न केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि मेरे अंदर की एक दार्शनिक जिज्ञासा को भी शांत किया है।
ये हार तुम्हारी बुद्धिमत्ता के सामने कुछ भी नहीं है, पर मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार करो। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर हार ग्रहण किया। जहांपनाह की कृपा ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। अकबर ने सिंहासन से उठकर दरबारियों की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर अब ईर्ष्या के स्थान पर विस्मय था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्ता, दौलत और शक्ति सब एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वक्त ही वो अदृश्य धागा है जो राजा और रंग को एक समान बांधता है। फिर वे मुस्कुराए। अच्छा, अब जब यह गंभीर मसला हल हो गया है, तो बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसा मजेदार किस्सा सुना सकते हो जिससे दरबार की ये भारी चुप्पी टूट जाए? सारा दरबार खुशी से झूम उठा और बीरबल तुरंत एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये किस्सा मुल्ला दो प्याजा और उनके ज्ञान के अद्भुत प्रदर्शन से जुड़ा है। कल संध्या मैं बाजार से गुजर रहा था, जब मैंने मुल्ला को एक मिठाई की दुकान पर बहुत ही गंभीर मुद्रा में बहस करते देखा। बीरबल ने अपनी आवाज थोड़ी रहस्यमय बनाते हुए आगे कहा, मुल्ला साहब दावा कर रहे थे कि वे आंखें बंद करके बता सकते हैं कि शाही बावर्ची खाने में आज रात कौन सी सब्जी पकी है। हलवाई ने तुरंत उन्हें चुनौती दे डाली। उसने मुल्ला जी के सामने एक थाली रखी जिसमें तरह तरह की मिठाइयां रखी थी, जलेबी, गुलाब जामुन और बालूशाही। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या मुल्ला ने सही बता दिया? बिल्कुल नहीं। जहांपनाह, बीरबल हंसे। मुल्ला जी ने आंखें बंद की, हर मिठाई को ध्यान से सूंघा और अंत में गंभीर होकर बोले, ये जलेबी, इसका स्वाद इतना फीका है, अवश्य ही ये किसी दरबारी की जेब से निकली होगी। ये सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर स्वयं अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वाह बीरबल, ये कमाल है। हंसी की लहरें कुछ देर तक गूंजती रही। अकबर ने अपनी पगड़ी ठीक की और प्रेम से मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा। मुल्ला जी, उन्होंने कहा, तुम भले ही मिठाई पहचान न पाए हो, पर तुम्हारी हाजिर जवाबी ने आज का दिन यादगार बना दिया। तुम्हारी नाक भले ही जादू नहीं करती, पर तुम्हारा दिमाग जरूर जादूगर है। मुल्ला दो प्याजा, जो अपमान से ज्यादा प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समा रहे थे, तुरंत बोले, जहांपनाह, मेरी नाक का विज्ञान साधारण नहीं है। वो केवल भौतिक वस्तुओं को नहीं, बल्कि हवा में तैर रहे षड्यंत्रों और भावनाओं को भी सूंघती है। मेरा वो जादुई हवा महल केवल एक कल्पना नहीं, एक वास्तविकता है। बीरबल ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर आप हवा में छिपी चीजों को सूंघ सकते हैं, तो ये बताइए कि आज सुबह जहांपनाह ने किस पेड़ का फल खाया था, जिसका जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया? अब मुल्ला दो प्याजा की नाक पर असली तनाव की लकीरें उभर आई। ये चुनौती पहले वाली मिठाइयों से कहीं ज्यादा कठिन थी। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी नाक को एक धनुष की तरह ऊपर उठाया और जोर से हवा को अंदर खींचना शुरू किया। उनका चेहरा गंभीर हो गया, जैसे वे कोई अदृश्य खजाना खोज रहे हों। उन्होंने नाटकीयता से कहा, यह गंध साधारण नहीं है बीरबल, ये ईथ्रिया तत्वों से भरी है। मुझे महसूस हो रहा है कि जहांपनाह ने इसे अकेले में किसी विशेष विचार के साथ खाया था। ये मीठी है, थोड़ी अम्लीय भी। हां, ये गंध उस फल की है जो केवल वर्षा ऋतु के बाद पहाड़ों की पश्चिमी ढलानों पर उगता है। अकबर ये सुनकर मुस्कुराए, क्या बात है मुल्ला,